Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि रिलेटेड है इक्विलिब्रियम से। तो हम वेक्टर्स को काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसके बाद ये पोर्शन स्टार्ट होता है, डेट इज द इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। रिमेंबर, इक्विलिब्रियम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिस तरह मास होता है, जिस तरह वेट होता है, फोर्स होता है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। इक्विलिब्रियम बॉडी की एक स्टेट है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। रिमेंबर, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी होती है फिर उसका यूनिट भी होता है एंड देयर इज नो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी। रिमेंबर, और एज यूजुअल इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if under the action of several forces or torques there is no change in its translational motion or rotational motion, तो that is the acceleration of the body is zero। अब इसका क्या मतलब है देखें, let's say मेरे पास एक बॉडी है, this is a body of mass m, this is a body of mass m, और इस बॉडी पे ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, let's say F। यही फोर्स इस पे नीचे से लग रहा है F, इतना ही फोर्स इस पे राइट से लग रहा है F, और इतना ही फोर्स इस पे लग रहा है F। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूं तो लेट्स से मैं इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करूं इस तरह, और इस पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ये है मेरा मास, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है F। तो देखें इस फोर्स को इस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है और इस अपवर्ड फोर्स को इस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, यानी दिस फोर्स कैंसल्स आउट विद दिस फोर्स एंड दिस फोर्स कैंसल्स आउट विद दिस फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखें यहां पे लिखा है, इसको हम इक्विलिब्रियम तो कहेंगे लेकिन इसको इतना जल्दी नहीं समझेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इफ अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस और टॉर्क की तरफ आते हैं, देयर इज नो चेंज इन इट्स ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो देखें F हमारे पास इक्वल होता है ma, तो वेन एवर फोर्स इज इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन के लिए इतना ही काफी है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमारे पास जिस केस में भी जीरो होगी तो दो कंडीशंस पॉसिबल हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन किसी बॉडी की जीरो हो। या तो वो बॉडी रेस्ट पे होगी, तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो उस पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विच इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, the sum of all the forces must be equal to zero and the acceleration will be equal to zero। तो हम कहेंगे इस केस में ये जो बॉडी है it is at rest, और acceleration is equal to zero का ये भी मतलब हो सकता है that if a body is moving with constant or uniform velocity then it means that acceleration is equal to zero। How it is equal to zero? How acceleration is equal to zero? Simple, देखें acceleration हमारे पास equal होता है the rate of change of velocity per unit time। It is the time rate of change of velocity, and if there is no change in velocity it means that del v must be equal to zero। If velocity is constant then the change in velocity must be equal to zero। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा। इट मींस दैट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेट में जो बॉडी होगी, जब एक बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी और उस केस में जो उसका स्टेट होगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो रिमेंबर, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जीरो का हमारे पास दो मीनिंग्स इसके पॉसिबल हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या वो बॉडी जो होगी
वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी। तो ये दो चीजें यहां पे हम लिखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 0, that if sum of all the forces is equal to 0, then it means that the acceleration must be equal to 0। और फिर इसके दो मीनिंग्स हम ले सकते हैं, either the body is at rest or either it is moving with constant velocity। It is moving with constant velocity, and in case of rotational equilibrium this will be the angular acceleration। उसकी तरफ आते हैं तो ये होगी बॉडी जब भी, तो सिंपल, अगर अब एक बॉडी पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हैं और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास जाहिर सी बात है जीरो होगा, तो उसको हम कहेंगे इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पे लिखा है कि देयर इज नो चेंज इन इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर बॉडी जा रही है, देयर इज नो चेंज इन इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, इट मींस दैट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब है। एंड आल्सो देयर इज नो चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, अगेन कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास जीरो होगा इन केस ऑफ रोटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी तरफ अब आते हैं। तो ये होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम। या हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स से ये एक बॉडी है मेरे पास और इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लेट्स से लग रहा है F, और एक फोर्स इस साइड पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये इसका एक फिक्स्ड एक्सिस है। लेट्स से दिस इज अ बॉडी और इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और एक फोर्स यहाँ पे इस तरह लग रहा है और एक फोर्स उतना ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो देखें, दिस फोर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस a clockwise torque and this force will try to produce anti-clockwise torque। तो clockwise torque anti-clockwise torque इक्वल होगा, तो इट मींस दैट नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क वो हमारे पास इक्वल होगा। इसके कंडीशंस में इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझेंगे। तो जब नेट टॉर्क हमारे पास जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी इक्वल टू जीरो एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये है इक्विलिब्रियम कि जब भी किसी बॉडी पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल हो जीरो के, तो उसको हम कहेंगे द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखें, इक्विलिब्रियम के इस चीज की वजह से इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप्स बनते हैं। उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, फिर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, और इसके टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उसको अब डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है, इट इज अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक टाइप है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक टाइप है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सब टाइप्स में। एक को हम कहते हैं डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारे पास डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। तो स्टैटिक मीन एट रेस्ट, हम ये वर्ड काफी दफा सुन चुके हैं, रेस्ट। तो स्टैटिक मीन समथिंग एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट। तो when a body is at rest under the action of several forces acting on it, it is in a state of static equilibrium। तो इसका क्या मतलब है, देखें, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, एक टेबल यहां बनाते हैं, टेबल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, और इस पे यहां पे एक बुक पड़ा है, यहां पे इस पे एक बुक पड़ा है। तो देखें, ये बुक इस टेबल पे रेस्ट स्टेट पे क्यों पड़ा हुआ है, तो इसके दो रीजंस हैं। ये हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर इज समथिंग दैट वी कॉल्ड ग्रेविटी। तो इस बुक का जो वेट है, वेट, इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, एंड ये जो इस बुक पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द which is equal to the weight of the book, which is according to Newton's, it is the force with which the earth attract the body towards its center। it is a force with which the earth attract the body towards its center। तो ये जो बुक है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये भी हमें पता है कि जिस सरफेस पे ये पड़ा हुआ है, एज अ रिएक्शन इस पे अपवर्ड एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं
इसको बैलेंस करने के लिए ये सरफेस, जिस सरफेस पे ये पड़ा हुआ है, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा इस पे, जिसको हम एन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसका मतलब है कि mg इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बैलेंस्ड यानी वेट ऑफ द बुक is balanced by the normal reaction of the book. Weight of the book is acting downward, और जिस सरफेस पे ये बुक पड़ा हुआ है उस सरफेस की वजह से इस पे एक नॉर्मल एज अ रिएक्शन फोर्स इस पे नॉर्मल लगेगा ऊपर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस नॉर्मल का वेट और नॉर्मल बैलेंस हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी सेड इट दिस बुक इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और चूंकि ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ये दो फोर्सेस की वजह से, इस पे जो फोर्सेस लग रही है इसकी वजह से ये रेस्ट पे है, इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो ये सिंपल है इसको समझना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इट इज इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के तौर पे हम इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जब भी एक बॉडी पे, जिस तरह स्टार्ट में हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए एक बॉडी कंसीडर की, उस पे फोर्सेस कंसीडर की, उन सब फोर्सेस को जब हमने एड अप किया, देन वी फाइंड आउट दैट द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस गिव अ नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो अगर नेट फोर्स इस पे 0 है, रिमेंबर टोटल फोर्स और नेट फोर्स, तो इस केस में जो इस पे नेट फोर्स है, नेट फोर्स is equal to 0, यानी sum of all the forces is equal to 0। तो यहां पे sum of all the forces क्या है? एक है हमारे पास mg और उतना ही फोर्स है लेकिन नॉर्मल, तो mg is balanced by the normal reaction force, और इनके डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है, that's why this force cancels with this force और they balance each other, that's why ये जो बुक इस पे पड़ा है ये रेस्ट स्टेट में हमारे पास होगा, and this is the state of static equilibrium। इसके बाद है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और फिर इसके सब टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको डिफाइन करते हैं, डायनेमिक मींस इन मोशन, जब एक चीज मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही हो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, डायनेमिक का मतलब है मोशन में, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, तो इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, इट मींस नॉट चेंजिंग, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या है? देखें, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी, वो ट्रेवल, एक ऑब्जेक्ट है और वो ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी के साथ और वो यूनिफॉर्म है, यानी अगर वो 30 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रेवल कर रहा है तो ये हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी का कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी, फिर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो 0 होगा। तो जब चेंज 0 होगा तो यहां से जब ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम उस केस में डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में भी एक्सेलरेशन हमारे पास 0 था, लेकिन उस केस में बॉडी रेस्ट पे थी। यहां पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन 0 है लेकिन बॉडी मोशन में है, ये फर्क है इसमें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे होगी, इट मे बी एट रेस्ट और इट मे बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मे बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे भी हो सकती है, और या ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन फिर 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक पैराट्रूपर, जिसको इसके सब टाइप्स को जब डिस्कस करेंगे तो इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो सब टाइप्स बनते हैं, एक है डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक है हमारे पास डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, कैसे ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं, जब एक बॉडी
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, या वो किसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग जाती है, या वो किसी यानी उस बॉडी के ऑल पॉइंट्स एक साथ मूव कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर ये मार्कर है और ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो देखें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है और इसका हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसको मैं कहूंगा ट्रांसलेशनल मोशन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, अगेन विद यूनिफॉर्म बट लीनियर वेलोसिटी, यानी जब मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो या इस तरह कर्व पाथ हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में केस इसका बहुत ही सिंपल है। इसकी एक एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अ पैराट्रूपर। एग्जांपल इसकी लेते हैं पैराट्रूपर। अ पैराट्रूपर, देखें ये मेरे पास एक पैराट्रूपर है, सही है। ये मेरे पास एक पैराट्रूपर है और ये जैसे ही किसी एरोप्लेन से या किसी जहाज से छलांग लगाता है तो ये नीचे की तरफ आएगा। जाहिर सी बात है, अर्थ इसको पुल करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ही ये नीचे आएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। जैसे ही ये एयर में ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होती जाएगी। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी ये जहाज से जैसे ही गिरेगा तो या इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे ही अब ये ट्रेवल करेगा, नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो चूंकि ये एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एयर जो है, एयर इस पैराट्रूपर इसकी वेलोसिटी इस तरह है, इस एयर इस पे एक अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स, इसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह में पढ़ लेंगे फिर। तो ड्रैग फोर्स जो है हमारे पास Fd, तो इस पे ये ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा। अब क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये इसका जो वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसका जो ड्रैग फोर्स है, जो इसका एयर इस पे ड्रैग फोर्स, देखें ये पैराट्रूपर नीचे आ रहा है तो इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, और एयर का ड्रैग इसका वेट डाउनवर्ड है और एयर का ड्रैग इस पे अपवर्ड है। तो इसमें दो फोर्सेस हैं, द ड्रैग ऑफ द एयर विच इज अपवर्ड and the weight which is W of the paratrooper which is acting downward। ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये ड्रैग फोर्स जो होगा, ड्रैग फोर्स ये इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द पैराट्रूपर। और इस केस में इस पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, कंटिन्यूअसली उसकी इंक्रीज होती जाएगी, एक्सेलरेशन उसकी होगी। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जैसे ही इस पे अपवर्ड ड्रैग और इसका वेट बैलेंस हो जाएगा, तो जब Fd अपवर्ड डायरेक्शन में है, ड्रैग फोर्स ऑफ द एयर, और पैराट्रूपर का जो वेट है वो नीचे है, तो जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इस केस में जो हम कहेंगे इस पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन द वेट ऑफ द पैराट्रूपर बिकम्स इक्वल टू द ड्रैग फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन दिस पैराट्रूपर। तो इस केस में जो पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी होगी, तो पैराट्रूपर एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल। अब टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं और इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको फ्लूइड डायनेमिक्स में जब आ जाएगा उसमें पढ़ लेंगे। बस यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर एंड द वेट ऑफ द पैराट्रूपर बैलेंस ईच अदर, और पैराट्रूपर फिर नीचे आएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। पहले इंक्रीज होती जाएगी, फिर ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। तो जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा तो हम कहेंगे कि ये पैराट्रूपर जो है ही इज इन अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बिकॉज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास मोशन होता है। रिमेंबर, ही इज मूविंग बट एट कांस्टेंट वेलोसिटी।
अब यहाँ पे देखें, इसके बाद है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पैराट्रूपर की एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमारे पास एक गाड़ी आगे जाती है तो उस केस में भी उसका एक फोर्स अप आगे की तरफ है, एयर फोर्स इस तरफ है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगी तो जो अपवर्ड फोर्स उस पे लगेगा अपवर्ड, और बैकवर्ड जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा। इसी वजह से ये बॉडी जो होगी ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेगी, एंड दैट विल बी आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद है रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो देखें, रोटेशनल मोशन हम पढ़ चुके हैं कि लेट से जो हमारे पास डिस्क ड्राइव होता है या व्हील ऑफ साइकिल की बात कर लेते हैं। चले, दिस इज अ व्हील ऑफ अ साइकिल, दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस, और ये इसमें ये व्हील ऑफ बाईसाइकिल है, दिस इज द व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल। तो देखें, ये जब मोशन में आएगी तो इस केस में जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोशन, इसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। अब इस रोटेशनल मोशन के केस में हमारे पास, इसको भी हम पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन, हमें इसको यहां डिस्कस करने वाला था, लेकिन जब वहां आएंगे तो फिर वहां क्या डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कुछ चीजें उस चैप्टर के लिए हमने छोड़ी हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक हमारे पास होती है लीनियर वेलोसिटी विच इज टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल और टायर। इस केस में हम टायर कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह हर पॉइंट पे एक वेलोसिटी होगी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी v। अब रिमेंबर, अगर ये टायर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो रिमेंबर एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब रोटेशनल मोशन में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा जो है हमारे पास, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये भी हम वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, यहां पे हम, ये एक पॉइंट है इस टायर पे, और इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इसको मैं ए कंसिडर करता हूं। यहां पे इस टायर का जो सेंट्रल जिस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज 8 पॉइंट ए, रेडियस इस सर्कल का है आर। ये पॉइंट जब इस पॉइंट से यहां तक आएगा तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जिसको हम कहते हैं थीटा, एंड थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंगुलर रेडियंस, और इसको हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब देखें, अब कितने टाइम में, अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए इसमें जो इस थीटा में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम डिटेल में सर्कुलर मोशन जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में हो सकता है, तो फिर उसको समझेंगे। तो जब एक, अब देखें, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब जब एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, और इस एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, अगर लेट से दिस इज आर, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है हमारे पास, ये हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर ये इस तरह मोशन कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास अपवर्ड होगी, सही है। अब इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे यहां पे, सिर्फ इसको समझेंगे। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर के केस में हम डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
तो जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो होगा। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा तो हम कहेंगे इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इट इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सिंपल, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि सर्कुलर मोशन। देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसमें जो चेंज होगा वो जीरो होगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी तो उसमें जो चेंज होगा वो हमारे पास जीरो होगा, और जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हमें ये इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाता है, और हम कहेंगे कि इफ दिस इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तो हम कहेंगे इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखें, ये टायर जब रोटेट करेगा, ये इस व्हील ऑफ बाइसाइकिल की एग्जांपल जो हमने ली है, जब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसमें चेंज जीरो होगा एंड देयर विल बी जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा एंड दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम।